मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आप प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो। इस सीरीज में आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट और लास्ट टाइम आपने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड काफी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसके बाद जो आपके पास लास्ट आर्टिकल है उसको शुरू करने से पहले एक केस देखो आप। जैसे अब तक क्या था, आपके पास कुछ बैग हैं, उसके अंदर गेंद है। आपने क्या करना था, किसी भी बैग में से गेंद निकालनी थी और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी। जैसे सपोज करो आपके पास दो बैग हैं, बैग 1 और बैग 2। आपने क्या किया था अब तक, या तो आपसे ये पूछ लिया कि फर्स्ट बैग से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो या ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो, या फिर सेकंड बैग से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो या फिर ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो। अब तक के क्वेश्चन आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा केस हो जाए आपके पास कि दो बैग हैं आपके पास और आपके पास एक गेंद लेके आया हूं, उसका कलर रेड था, ठीक है। हम आपके पास एक गेंद लेके आए और आपको दे दिया कि इसका कलर रेड है, तो आपने ये बताना है कि वो रेड बॉल किस बैग से आई है। इस चीज को समझने का प्रयास करो। देखो अब तक क्या था, बैग था, बैग में से गेंद निकालनी थी, रेड या ब्लैक कलर की या किसी भी कलर की, तो आपने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी। लेकिन अब की बार क्या हो गया, रिवर्स केस हो गया। गेंद तो हमने आपको निकाल कर दे दी, आपने उसका कलर भी देख लिया कि रेड है या ब्लैक है, लेकिन आपसे ये पूछ लिया कि वो रेड बॉल किस बैग से आई है आपके पास, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट बैग से आई है या सेकंड बैग से आई है। ये आपके पास रिवर्स केस का क्वेश्चन हो गया कि हमने पहले क्या किया, हमने पहले बैग सेलेक्ट किया, उसमें से गेंद निकाल कर ले आए आपके पास और आपको गेंद दिखा दी, तो आपने वापस जो हमने जो पहले बैग सेलेक्ट किया था ना, उसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है कि वो रेड बॉल फर्स्ट बैग से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और सेकंड बैग की क्या है। तो ये जो केस था आपके पास, इसके अंदर आपने रिवर्स प्रोबेबिलिटी को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और रिवर्स जो प्रोबेबिलिटी है उसका कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, एक मैथमेटिशियन है जॉन बेज, और उसी के नाम पे एक थ्योरम है आपके पास, बेज थ्योरम। एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कल भी मैंने आपको इसके बारे में बोला था कि 90% केसेस में आपके पास प्रोबेबिलिटी में यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, और केस स्टडी में भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे सके। तो बेज थ्योरम क्या है, बेज थ्योरम आपके पास रिवर्स प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस को आप बेज थ्योरम का यूज करके ना सोल्व करोगे, जिसमें गेंद आपको दे दी जाओगी या कोई भी चीज आपको, आर्टिकल आपको दे दिया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा आप ये बताओ ये आपका फर्स्ट बैग से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और सेकंड बैग से आने की इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो रिवर्स क्वेश्चन है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी आपने यूज करनी पड़ेगी। तो जो मैथमेटिशियन था जॉन बेज, उसने क्या किया है, आपके पास जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज है उनका यूज करके एक थ्योरम निकाली है, और उस थ्योरम का यूज करके आपने क्या करने हैं, बेज थ्योरम के क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे बेज थ्योरम, सबसे पहले मैं रिजल्ट लिखूंगा, उसके बाद उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो आपको बताई जाऊंगी, और फिर आप क्या करोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने डिस्कस करने हैं। तो बेज थ्योरम क्या है आपके पास, बेज थ्योरम। सबसे पहले रिजल्ट देखोगे, उसके बाद टर्म में आपको बताऊंगा क्या है। थ्योरम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, याद रखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई व्हेन ए हैज अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई आई हैज अकर्ड बाय समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when EJ has occurred, और J की वैल्यू क्या है आपके पास 1 to n। तो ये तो आपके पास बेज थ्योरम है, ये रिजल्ट आपने याद रखना है। अब इसके अंदर जो टर्म्स यूज हुई है वो देखो क्या है, आपको EI EJ दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है 1 से n तक। जो आपके पास E1 E2 E3 अप टू EN, जो ये जो इवेंट्स हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगी, ये रिप्रेजेंट करेंगी आपके पास जो फर्स्ट आपके पास चॉइस है। जैसे यहाँ पे दो बैग है तो आपकी दो इवेंट आएंगी E1 और E2। अगर आपके पास 3 बैग हैं, 4 बैग हैं, बैग अर्न बॉक्सेस कुछ भी हो उसका आपके पास, तो जो आपकी फर्स्ट इवेंट है, फर्स्ट इवेंट जो पहला काम करना है आपने, जैसे आपने इस इवेंट में क्या था, सबसे पहले आप एक
बैग को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद उसमें से गेंद निकालोगे और उसका गेंद का कलर रेड या ब्लैक जो भी आएगा आपके पास, ऐसे आपने चीजों को डिस्कस करना है। तो जो आपकी E1, E2, E3 है, ये है आपके पास फर्स्ट इवेंट, जो पहला काम आपने करना है। तो अगर 2 बैग हैं तो 2 इवेंट आऊंगी, E1 और E2। 3 बैग हैं तो 3 आऊंगी, 4 है तो 4, जितने भी बैग हैं। अब सपोज कर लिया आपके पास N बैग या इवेंट्स हैं, पता लग गया E1, E2, E3 का। और ए है आपकी सेकंड इवेंट। ए है आपके पास, जैसे हमने क्या किया था, अभी आपको बताया था आपको कि हम आपके पास एक गेंद ले आए, रेड गेंद आपके पास ले आए, लो ये रेड बॉल है। आपने ये बताना है कि इसकी फर्स्ट बैग से आने की प्रोबेबिलिटी निकालो और सेकंड बैग से। तो जो दूसरी इवेंट है, सेकंड इवेंट, जैसे रेड बॉल निकालना है तो उसको ए से रिप्रेजेंट करोगे, सेकंड इवेंट को। सेकंड इवेंट को आप ए से रिप्रेजेंट करोगे, ये करवाएगी आपके पास फर्स्ट इवेंट, जो पहला काम आपने करना है। रिवर्स प्रोबेबिलिटी है आपके पास, ए इवेंट अकर ओनली, सेकंड इवेंट अकर ओनली, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तभी इसका नाम रिवर्स इवेंट है। सेकंड इवेंट तो अकर ओनली, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी आपने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI व्हेन ए हैज अकर्ड। अब सेकंड इवेंट तो अकर ओनली, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो ये केस कैसा बन गया आपके पास, रिवर्स प्रोबेबिलिटी का। रिवर्स प्रोबेबिलिटी का केस है आपके पास, ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी, उल्टा चलना पड़ेगा आपने इसमें। सेकंड इवेंट अकर ओनली, फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, ठीक है। तो E1, E2, EN, इसके बारे में पता लग गया। फर्स्ट इवेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड इवेंट को। ये फॉर्मूला है आपके पास, समेशन J = 1 to N। तो अब देखो इस फॉर्मूले को आप यूज कैसे करोगे। सेम फॉर्मूला है, 2-3 क्वेश्चन आप जब सोल्व करोगे तो आपको थोड़ा सा मतलब ओड लगेगा, लेकिन 2-3 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आप हैबिचुअल हो जाओगे और चीजें बिल्कुल सेम एक जैसी लगेंगी आपको। और अब एक्सरसाइज में जैसे फर्स्ट सेकंड के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, बेस थ्योरम से रिलेटेड हैं। तो देखो आप कैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे। एक्सरसाइज 13.3 का सेकंड क्वेश्चन देखो, काफी आसान सा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। तो क्या है आपके पास इस क्वेश्चन में, अगेन 2 बैग हैं आपके पास, एक बैग में 4 रेड बॉल हैं, 4 ब्लैक बॉल हैं। दूसरे बैग में क्या है आपके पास, 2 रेड बॉल हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, दोनों में से एक बैग सिलेक्ट करना है। तो E1, E2, E3 ये क्या है, फर्स्ट इवेंट। पहला काम क्या है आपका, बैग को सिलेक्ट करना। तो E1 इवेंट मान लो, ये बैग 1 हो गया, ये बैग सेकंड हो गया। E1 इवेंट क्या मान ली, फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड। E2 इवेंट मान लो, सेकंड बैग इज सिलेक्टेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फर्स्ट बैग के सिलेक्ट होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, 2 बैग हैं, फर्स्ट बैग के सिलेक्ट होने के चांसेस, फेवरेबल आउटकम फर्स्ट के कितने हैं, 1, टोटल आउटकम कितने हैं आपके पास, 2। बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। फर्स्ट बैग के फेवर में एक आउटकम, पहले हमने बैग सिलेक्ट करना है, सबसे पहले बैग सिलेक्ट करोगे और उसके बाद उसमें से गेंद निकालोगे। देर का इसना, सबसे पहले क्या करना है, आपने एक बैग सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने गेंद निकालनी है, वो गेंद आई है रेड, फिर आपने रिवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, जो भी इसने देर किया। तो पहले फर्स्ट इवेंट E1 मान लिया आपने कि फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड। E2 क्या है आपके पास, सेकंड बैग इज सिलेक्टेड, ये भी कितनी आओगी, 1/2। ये तो पहला काम था, आपने बैग को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिलेक्टेड बैग में से एक गेंद निकालनी है और उस गेंद का कलर कैसा आया है आपके पास, रेड। ए इवेंट क्या है, ए इवेंट बॉल ड्रॉन इज रेड। तो मोस्टली क्वेश्चन में यही काम करोगे, फर्स्ट इवेंट को E1, E2, E3, EN से रिप्रेजेंट करोगे और सेकंड इवेंट को ए के साथ रिप्रेजेंट करोगे। तो पहला काम, इवेंट का मतलब है काम, पहला काम था बैग को सिलेक्ट करना, कर दिया सिलेक्ट, फिर गेंद निकालना, कैसी गेंद निकालना, रेड। अब आपने ये टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन EI या EJ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हेन E1 हैज अकर्ड। E1 का मतलब क्या है, E1 का मतलब फर्स्ट बैग, फर्स्ट बैग में रेड की प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज अकर्ड। फर्स्ट बैग में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड के फेवरेबल आउटकम 4, टोटल आउटकम कितने हैं आपके पास, 8, ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी।
उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज अकर्ड, E2 सेकंड बैग में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 2/8। तो अब आपके पास देखो सारी टर्म्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI EJ है, A व्हेन EI EJ हैज अकर्ड, सब कुछ मिल गया आपको। अब फाइंड आउट क्या करना है आपने, देखो गेंद तो आ गई रेड, ये बताओ कि वो कहां से आई है, फर्स्ट बैग से, फर्स्ट बैग से, यानी कि बॉल रेड तो आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, रेड बॉल तो आई है, उसके फर्स्ट बैग से आने के चांस बताओ। तो इस फॉर्मूले में आई की जगह क्या पुट करोगे 1, अगर फर्स्ट बैग पूछा है तो आई की जगह 1, सेकंड पूछा है आई की जगह 2, और अगर एक दो से ज्यादा बैग है, थर्ड फोर्थ जो भी पूछा है, आई की वैल्यू आपने पुट करनी है। ठीक है, देखो अब क्या हो जाएगा, अगर इसी क्वेश्चन में सेकंड बैग पूछ लेगा तो आई की जगह क्या पुट करोगे 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन A हैज अकर्ड, में सेकंड रेड बॉल तो आई है, वो सेकंड बैग से आई है, ये पूछ ले तो यहाँ पे 2 लिखोगे। तो बस वो फॉर्मूला यूज करो, आई की जगह 2 पुट कर दियो, आई की जगह 1, A when E1 has occurred by summation J is equal to 1 to N, N का मतलब है फर्स्ट इवेंट जितनी पॉसिबल हैं, फर्स्ट इवेंट क्या थी, 2 ही पॉसिबल थी, यानी कि जितने भी बैग या बॉक्सेस दे रखे हैं आपको, तो 2 बैग दे रखे हैं, तो J की वैल्यू क्या होगी 1 से 2 तक, N का मतलब है जितने भी बैग या बॉक्सेस आपको दे रखे हैं, J की वैल्यू 1 to 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन EJ हैज अकर्ड। तो बस J की समीशन खोल दो, J की वैल्यू एक बार 1 पुट करिए फिर 2, तो ये आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज अकर्ड, और J की वैल्यू जब समीशन खोलोगे एक बार तो J की जगह 1, A व्हेन E1 हैज अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज अकर्ड, बस ये सारी वैल्यू आप पुट कर दो। और इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में खास तौर पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि चीजों को सिमेट्रिकल वे में कैंसिल कर सको, अदरवाइज कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। जैसे इसका डिनोमिनेटर कितना है 2, इसका भी डिनोमिनेटर 2, इसका 8, इसका 8, अगर चीजों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कैंसिल करोगे तो कैलकुलेशन मुश्किल बन जाएगी। हाँ, अगर कैंसिल करो तो सिमेट्रिकली कैंसिल करना है, ताकि डिनोमिनेटर के ऊपर डिनोमिनेटर की सिमेट्री खराब नहीं होनी चाहिए। अब डिनोमिनेटर 2 2 8 8 है तो बचा कर रखो, कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। अभी पता लग जाएगा क्यों जरूरत नहीं है कैंसिल करने की। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज अकर्ड कितना है ये 4/8, डिनोमिनेटर में देखो E1 1/2 इंटू 4/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2 इंटू A व्हेन E2 हैज अकर्ड 2/8। अब देखो डिनोमिनेटर की सिमेट्री अगर आपने मेंटेन कर रखी है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 2 8, यहाँ पे भी 2 8, यहाँ पे भी 2 8, सिमेट्रिक होने के कारण हर जगह से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, 2 8 2 8 2 8 हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन आसान होगी, बचा है कि आपके पास 1 और 4 की प्रोडक्ट 4, 1 और 4 की प्रोडक्ट 4 प्लस 1 और 2 की प्रोडक्ट 2, तो कितना आ गया 4/6 यानी कि 2/3। तो ऐसे आपने एक क्वेश्चन सोल्व करने, ठीक है। तो कैलकुलेशंस के लिए आपने लास्ट में ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर की सिमेट्री बनाकर रखनी है 2 2 8 8, ताकि आपको बाद में कैलकुलेशन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। हाँ, चाहो तो आप यहाँ पे कैंसिल भी कर सको, 4/8 को 1/2 लिख लो, इसको 1/4, लेकिन फिर बाद में आपको एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मुश्किल बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या करोगे, सिमेट्री को बनाकर रखियो डिनोमिनेटर की, ठीक है, सिमेट्री मेंटेन करनी है। तो ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन। इसी टाइप के बाकी सारे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। रिवीजन आपकी प्रैक्टिस जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे इसके साथ ही हो जाएगी। जैसे थर्ड क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का, थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो क्या है आपके पास। एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर जो 60% स्टूडेंट हैं वो हैं आपके पास हॉस्टलर, और 40% स्टूडेंट क्या है आपके पास डे स्कॉलर। कॉलेज में 2 प्रकार के बच्चे हैं, या तो वो हॉस्टल में रहेंगे या फिर क्या होंगे डे स्कॉलर, वो डेली अप डाउन करेंगे। 60% है हॉस्टल में रहने वाले,
40% क्या है आपके पास डे स्कॉलर। प्रीवियस ईयर रिजल्ट से पता लगा है कि जो हॉस्टल वाले स्टूडेंट हैं, हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स में से 30% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी क्या आएगी ग्रेड ए आई है। ग्रेड ए का मतलब है ग्रेडिंग सिस्टम, जैसे एचबीएससी के अंदर तो मेरिट का सिस्टम है, वहां पे ग्रेड का सिस्टम है। जैसे हमारे यहाँ तो 80% से ऊपर है तो बोर्ड की मेरिट काउंट होगी, लेकिन वहां पे अलग अलग परसेंटेज के लिए ग्रेडिंग सिस्टम है। 90% से अगर अबव है तो आपको ग्रेड ए कंसीडर किया जाएगा। तो वही है आपके पास कि जो हॉस्टलर बच्चे हैं, हॉस्टलर बच्चों में से 30% बच्चे ऐसे हैं जो कि क्या है ग्रेड ए को प्राप्त करेंगे। और डे स्कॉलर में कितने हैं? 20% बच्चे ऐसे हैं जो कि क्या है मेरिटोरियस स्टूडेंट है या ग्रेड ए को प्राप्त करेंगे। आपने साल के अंत में जब रिजल्ट आया एक बच्चा सिलेक्ट किया और उसकी ग्रेड ए है, तो आपने ये बतानी है कि जो वो बच्चा था वो हॉस्टलर था। अब ग्रेड ए तो आ गई, अब ये बताओ वो जो बच्चा था वो हॉस्टलर था। रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ग्रेड ए दूसरा काम तो लिया, क्योंकि पहले आपने बच्चा सिलेक्ट किया, फिर उसकी ग्रेड आई, ग्रेड आ गई ए। सेकंड इवेंट तो करो ली, ग्रेड ए तो आ गई। अब ये बताना है वो हॉस्टलर था या फिर डे स्कॉलर था। तो आपके पास क्या है, दो प्रकार के बच्चे हैं, एक तो हॉस्टलर, एक क्या है आपके पास डे स्कॉलर। तो इवन इवेंट मान लो, इवन इवेंट क्या है, स्टूडेंट इज हॉस्टलर। E2 इवेंट मान लो, स्टूडेंट इज डे स्कॉलर। डे स्कॉलर का मतलब है तो डेली अप डाउन करेगा, ठीक है। अब कितने परसेंट बच्चे, परसेंट हॉस्टलर कितने हैं आपके पास? 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हॉस्टलर हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है? 60%। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है? डे स्कॉलर कितने हैं? 40%। परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 60/100। इसको लिखोगे 40/100। अब जैसे मैंने यहां पर बताया था कि डिनोमिनेटर की सिमेट्री को मेंटेन करना है। 100 है 100 है, या तो ऐसे ही बचा कर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि सिमेट्री बचा कर रखनी है। हाँ, अगर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दोगे तब भी सिमेट्री बरकरार रहेगी। आप इसको 6/10 नॉर्मल कैलकुलेशन कर सको आप, लेकिन सिमेट्री खराब नहीं होनी चाहिए डिनोमिनेटर की, ठीक है। तो ये तो आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2, हॉस्टलर और डे स्कॉलर की आ गई। अब दूसरा काम था कि बच्चे की आ गई ग्रेड ए। ए इवेंट मान लो, स्टूडेंट ऑब्टेन ग्रेड ए। ग्रेड ए आ गई बच्चे की। अब ग्रेड ए तो हॉस्टलर की भी आ सकता है और डे स्कॉलर की भी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड। इवन का मतलब क्या है? हॉस्टलर। हॉस्टलर बच्चे की ग्रेड ए आने के चांसेस कितने देर के हैं? 30%। 30% हॉस्टलर बच्चे ऐसे हैं जिनकी ग्रेड ए आएगी। परसेंट को चाहो तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सको। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज अकर्ड। E2 का मतलब है डे स्कॉलर। डे स्कॉलर के कितने परसेंट चांस है ग्रेड ए प्राप्त करने के? 20% चांस है डे स्कॉलर के ग्रेड ए प्राप्त करने के। इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दियो, कितना आ जाएगा? 3/10। सिमेट्री मेंटेन करनी है आपने, 2/10। तो दो प्रकार के बच्चे थे, या तो हॉस्टलर या डे स्कॉलर। फिर दूसरा काम क्या था? रिजल्ट आया उनका, ए ग्रेड आएगी। तो हॉस्टलर की कितनी है? 30%, डे स्कॉलर की कितनी है? 20%। अब ग्रेड ए तो आ गई, ये बताओ वो बच्चा क्या था आपके पास? हॉस्टलर। आपसे क्या पूछ लिया कि हॉस्टलर। हॉस्टलर का मतलब है E1। तो बेस थ्योरम के अंदर आप क्या करोगे? आई की जगह क्या पुट करोगे? 1। ग्रेड ए आनी चाहिए, और किसकी आनी चाहिए? वो हॉस्टलर की। भाई जो ग्रेड ए का जो बच्चा आपके सामने है नी, वो हॉस्टलर है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने। तो आई की जगह 1 पुट करो फॉर्मूला में, क्यों जगह? E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज अकर्ड। अगेन जे की वैल्यू क्या होगी? 1 से n तक। n का मतलब है जो फर्स्ट इवेंट थी उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? उसके पास दो चांस थे, E1 और E2। तो वही है, जे की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 1 से 2।
इज ए व्हेन इज हैज अकर्ड, तो बस यूज कर लो। समीशन खोल दियो, E1 probability of A when E1 has occurred plus probability of E2 probability of A when E2 has occurred, बस यूज करो। E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/10, A when E1 has occurred 3/10, 6/10, 3/10, A E2 की कितनी है 4/10, A when E2 has occurred 2/10। अब डिनोमिनेटर देखो 10 10 10 10 10 10, हर जगह डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 6 × 3 18, 18 प्लस 8 कितना आ गया 18/18 प्लस 8 कितना आ गया 26। अब चाहो तो कैंसिल कर लो, 9/13 आ जाएगी आपके पास प्रोबेबिलिटी की। जो आपके पास ग्रेड ए आई है वो फर्स्ट ईयर बच्चे की थी, ठीक है। तो ऐसे आपने इस एक्सरसाइज के अंदर या बेस थ्योरम के अंदर आपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। उसके बाद देखो अगेन फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोई भी स्टूडेंट है वो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक टेस्ट है वो अटेम्प्ट कर रहा है। तो अब मल्टीपल चॉइस के अंदर क्या करेगा बच्चा, या तो उसको क्वेश्चंस का आंसर पता है या फिर वो क्या करेगा, अगर आंसर का नहीं पता तो वो आंसर का गैस करेगा, ठीक है। तो दो ही चॉइस आपको दे रखी है कि जो बच्चा है या तो उसको आंसर का पता है या वो गैस कर रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है, इवन इवेंट मानोगे कि जो स्टूडेंट है उसको आंसर का पता है। E2 इवेंट मान ली कि वो क्या कर रहा है, गैस कर रहा है आंसर के बारे में। इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी देर की, आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर उसको पता है 3/4। प्रोबेबिलिटी 3/4 का मतलब है 4 में से 3 क्वेश्चंस का उसको पता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये कितनी देर की आपको 1/4, यानी कि 4 में से 1 क्वेश्चन का आंसर तो वो गैस करे और 4 में से 3 क्वेश्चन का आंसर उसको पता है, ठीक है। ये आपको गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। अब ए इवेंट मान लो, दूसरा काम क्या है, आंसर के ठीक होने के चांसेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट क्या है, आंसर इज करेक्ट। अब जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया, आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका आपने आंसर दिया। अब आंसर दोगे या तो गैस करके दोगे या आपको उसका पता है, फिर वो एग्जामिनर उसको चेक कराएगा भाई आपका आंसर ठीक है या नहीं है। तो दूसरा काम क्या है, आपका आंसर चेक होगा और वो आंसर क्या है आपका करेक्ट है। तो आपने ये बताना है, अब आंसर करेक्ट दोनों तरीका था उसका है, वो उसका कि आपको उसका आंसर पता हो, या कई बार ऐसा भी हो आपके साथ कि आपने गैस कर दिया कोई क्वेश्चन है उसका आपको आंसर नहीं पता, आपने गैस कर दिया फिर भी उसका वो ठीक है, आपकी अगर किस्मत अच्छी है तो गैस करने से भी ठीक हो उसका। अब आंसर तो ठीक है आपका, अब आपने ये बताना है कि वो जो आंसर ठीक हो या नहीं उसका आपको पता था, वो गैस करने से नहीं आया वो, तो ये प्रोबेबिलिटी आपने इसमें फाइंड आउट करनी है। तो ए इवेंट मान ली आंसर इज करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड, इवन का मतलब है नोज द आंसर, आपको आंसर का पता है, आपको आंसर का पता है, तो आंसर ठीक होने के चांसेस कितने हैं 100% चांस है। फिर तो आपको आंसर का पता है तो ठीक हो होगा वो, तो उसके चांसेस कितने होंगे 100%, 100%। और परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 100/100 किसके इक्वल हो जाएगा 1। श्योर इवेंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपको आंसर का पता है तो ठीक हो होगा वो। तो ये तो आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड, मतलब अगर आपको पता है आंसर का तो उसके ठीक होने के चांसेस कितने हैं 100%। अगर आप गैस कर रहे हो E2 का मतलब है आपने गैस किया है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, गैस कर रहे हो, गैस करने से आपको वैसे दे भी रखा है इसने स्टेटमेंट में दे रखा है कि अगर आप गैस करोगे तो आंसर ठीक होने के चांसेस कितने हैं 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज अकर्ड, E2 का मतलब अगर आप गैस करोगे तो ठीक होने के चांसेस कितने दे रखे इसने 1/4, ठीक है। अब आंसर तो ठीक आ गया आपके पास, आंसर तो ठीक है, ये बताना है कि वो जो आंसर ठीक हो या नहीं उसका आपको पता था, क्योंकि दो केस थे, या तो गैस करने से आंसर ठीक हो गया आपको पता था, तो आंसर ठीक तो है, उसका आपको पता था, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पता था मतलब नोज द आंसर मतलब इवन,
वही है, आई की जगह क्या आ जाएगा 1। दो ही इवेंट है बिल्कुल सेम की हो जगह। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ए व्हेन इवन हैज अकर्ड, जे की वैल्यू 1 से 2 तक हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज अकर्ड। तो बस वैल्यू यूज करो। इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इवन की दे रखी आपको 3/4, ए व्हेन इवन हैज अकर्ड 1, E2 3/4, a when E2 has even has occurred। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी है? 1/4, a when E2 has occurred 1/4। अब इसमें देखो सिमेट्री, यहाँ पे 4 4, यहाँ पे 16 आ गया। मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर को सेम होना चाहिए। यहाँ पे या तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर लो, या तो क्या करोगे, नॉर्मल कैलकुलेशन करो, या डिनोमिनेटर को सेम बना लो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन आप कर लो। कितना आ गया? 3/4। डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना आ जाएगा? डिनोमिनेटर का एलसीएम 16, 12 प्लस 1। ठीक है, 12 प्लस 1 सिंप्लीफिकेशन कर लियो। 3/4 कैलकुलेशन आपकी इच्छा है, जैसे भी आप करना चाहो। तो 4 12/13 आ जाएगा आपके पास आंसर। कर लो क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो कि बिल्कुल सेम एक जैसे क्वेश्चन है आपके पास। उसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन को एक बार छोड़ो आप, इसको नेक्स्ट लास्ट में देखोगे। पहले 6 देखो, क्योंकि जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो डिजीज से रिलेटेड है, बीमारी से, और बीमारियों से जितना उसका बच कर रहो आप। इसको बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। वैसे एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है, आया भी है ये डिजीज वाला केस स्टडी के अंदर, लेकिन इसको बिल्कुल अच्छी प्रकार से लास्ट में कराएंगे डिजीज के क्वेश्चन जो भी हैं। पहले नॉर्मल क्वेश्चन देख लो। 6th क्वेश्चन देखो पहले। 6th क्वेश्चन में क्या है? अब तक तो 2 इवेंट थी, अब की बार आपने 3 इवेंट्स मिलेंगे। क्या है आपके पास? 3 प्रकार के क्वाइन है आपके पास, 3 प्रकार के क्वाइन। एक तो है आपके पास 2 हेडेड क्वाइन। पहला क्वाइन क्या है आपके पास? 2 हेडेड क्वाइन, दोनों साइड हेड है। ये एक मूवी भी आई थी, आपने देखी होगी शायद। मूवी देखी आपने? शोले, शोले मूवी थी, उसके अंदर आपके पास जो क्वाइन था वो 2 हेडेड क्वाइन था। तो ऐसा ही क्वाइन है आपके पास, 2 हेडेड क्वाइन। एक है आपके पास बायस्ड क्वाइन। बायस्ड क्वाइन, बायस्ड क्वाइन में क्या है आपके पास? हेड आने के चांसेस है 75%, 75% तो हेड है, बाकी चांसेस क्या हो गए आपके पास? 25% किसके हो गए? टेल के। ये हो गया बायस्ड क्वाइन। और तीसरा है आपके पास अनबायस्ड क्वाइन। अनबायस्ड क्वाइन, अनबायस्ड मतलब 50-50, 50% हेड और 50% क्या है? टेल। तो 3 प्रकार के आपके पास क्वाइन है। एक है 2 हेडेड, दोनों साइड हेड है। एक बायस्ड क्वाइन है, बायसिंग वर्ड आपने सुना होगा, जिसमें जो आउटकम्स है वो इक्वल ना हो। तो यहाँ पे हेड की प्रोबेबिलिटी है 75%, टेल की कितनी है? 25%। थर्ड है अनबायस्ड, अनबायस्ड मतलब फेयर चांसेस हैं, दोनों के इक्वल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, 50% हेड 50% टेल। इन जनरल मार्केट में इसी प्रकार का क्वाइन हुआ है, हेड और टेल, और इसी का यूज करेंगे जब भी आप कोई भी क्वाइन टॉस वगैरह करोगे किसी प्रकार का, तो यही क्वाइन यूज होगा। ये सबसे नॉर्मल क्वाइन है। तो अब ये 3 प्रकार का क्वाइन है। सबसे पहले आपका काम है कि आपने एक क्वाइन को चूज करना है। तो अब की बार इवेंट कितने हैं आपके पास? 3। आपने एक क्वाइन को चूज करना है। तो इवन इवेंट मान लो 2 हेडेड क्वाइन इज सिलेक्टेड। एक क्वाइन को सिलेक्ट करना है। E2 इवेंट मान लिया बायस्ड क्वाइन, बायस्ड क्वाइन इज सिलेक्टेड। और E3 इवेंट मान लिया आपने अनबायस्ड क्वाइन इज सिलेक्टेड। 3 क्वाइन थे, E1 E2 E3। पहला काम है 3 में से एक क्वाइन को आपने सिलेक्ट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, 3 में से एक क्वाइन सिलेक्ट करना है। तो 2 हेडेड क्वाइन के सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं? फेवरेबल आउटकम कितना है? 2 हेडेड का 1, टोटल आउटकम 3। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2,
ये भी 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ये भी क्या मिलेगी आपको 1/3। तो पहला काम था आपका क्वाइन को सिलेक्ट करना है। फेवरेबल आउटकम एक, टोटल आउटकम कितने होंगे आपके पास है 3। ठीक है, उसके बाद देखो क्वाइन सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट करने के बाद आपने क्वाइन को टॉस किया, वन ऑफ द क्वाइन इज चूजन और उसको टॉस किया, क्वाइन के ऊपर हेड आ गया। अब ये बताना है कि जो वो हेड है वो टू हेडेड क्वाइन वाला हेड है। हेड कौन सा है, क्योंकि हेड तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तीनों जगह हेड है। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की जो हेड आया था नहीं वो टू हेडेड क्वाइन से आया था। रिवर्स रिवर्स प्रोबेबिलिटी कि जो आपने क्वाइन को टॉस किया वो हेड आया है। हेड तीनों जगह एस पे, यहाँ भी एस पे, यहाँ भी एस पे, यहाँ भी एस पे, लेकिन आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो टू हेडेड क्वाइन वाला हेड है। ठीक है, तो ए इवेंट मान लो क्वाइन शोज ए हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड, क्योंकि अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड, E2 हैज अकर्ड, ये प्रोबेबिलिटी आपने ये जो बेस थ्योरम की टर्म्स है उनको आपने क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड, इवन का मतलब क्या है, टू हेडेड क्वाइन। अगर टू हेडेड क्वाइन को टॉस करोगे, टू हेडेड क्वाइन को अगर आप टॉस करोगे तो उसमें हेड आने के चांस कितने हैं, टू हेडेड है, टॉस करोगे तो हेड ही आएगा, 100% चांस है, 100%। या फेवरेबल आउटकम भी 2, टोटल आउटकम भी क्या हो जाएगा 2, 100% चांस है कि टू हेडेड क्वाइन को जब टॉस करोगे तो हेड ही मिलेगा आपको। परसेंट को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो 1 आ जाएगा। ठीक है, नहीं कैंसिल करना तो ना करो कैंसिल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज अकर्ड, E2 का मतलब बायस्ड क्वाइन, यहाँ पे इस क्वाइन में हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखिए 75% हेड की है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 75%। परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ऐसे कर दो। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E3 हैज अकर्ड, E3 का मतलब अनबायस्ड क्वाइन, यहाँ पे हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 50%, तो ये कितना आ जाएगा 50/100। तो ये आ गई आपके पास सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज। अब हेड तो आया है, हेड तो आया है, बताओ वो कहां से आया है, टू हेडेड क्वाइन से। टू हेडेड का मतलब है इवन, हेड तो आ गया टू हेडेड क्वाइन से, तो क्या करोगे बेस थ्योरम के अंदर आई की जगह पुट कर दियो 1, इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड। अब देखो इवन E2 E3, n की वैल्यू कितनी आओगी यहाँ पे 3, j की वैल्यू क्या होगी 1 से 3, तो एक बार j की वैल्यू 1 पुट करोगे, समीशन का मतलब प्लस, फिर 2 पुट करोगे, प्लस फिर 3, तो जैसे ही समीशन खोलोगे ये मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज अकर्ड, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E3 हैज अकर्ड। सारी वैल्यूज आपने इसमें पुट करनी है। इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड। अब देखो चाहो तो आप यहाँ पे 1 भी लिख सको, लेकिन 1 की बजाय फिर मैंने आपको बोला था कि आप डिनोमिनेटर की सिमेट्री बना कर रखो। यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 100, यहाँ पे भी कितना है 100, 1 की बजाय आप ये लिखोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ऐसे आपकी मर्जी है 1 भी यूज करके ना, फिर आपने यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, तो आप 1 यूज कर सको, लेकिन हम यूज कराएंगे 1 की जगह 100/100, ताकि सिमेट्री मेंटेन रहे। ये 1/3 100/100 प्लस 1/3 a when E2 has occurred 75/100, 1/3 a when E3 has occurred 50/100। अब देखो डिनोमिनेटर की सिमेट्री 300 300 300 300, हर जगह डिनोमिनेटर सेम है, सिमेट्री का कांड कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या ऊपर बच गया 100/100 प्लस 75 प्लस 50, 100/2 to 5, 25 पे कैंसिल हो जाएगा, 4/9 का आ जाएगा आपका आंसर।
तो आप देख रहे हो, आपने 4 क्वेश्चन पढ़ लिए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर, बस इवेंट्स चेंज हो जाएंगे, कभी 2, कभी 3, कभी 4, बस प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी। और देखो क्वेश्चन, इसके बाद देखो आप क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन क्या है आपके पास, कुछ आपके पास जैसे 2000 है स्कूटर ड्राइवर, 4000 है कार ड्राइवर, 6000 है आपके पास ट्रक ड्राइवर। इन्होंने क्या करवाया है, इंश्योरेंस करवाया है। ठीक है, 3 प्रकार के ड्राइवर हैं, इन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा है। अब इंश्योरेंस किस लिए करवाओगे कि अगर एक्सीडेंट में कोई भी दिक्कत आ जाए तो आप इंश्योरेंस क्लेम करके ना जो भी आपका फाइनेंशियल लॉस है उसको आप कवर कर सको। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 3 प्रकार के ड्राइवर हैं, उनके एक्सीडेंट होने के चांसेस भी दे रखे हैं। भाई स्कूटर के एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं, स्कूटर ड्राइवर के 0.01, कार के हैं 0.03, और आपके पास ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट होने के चांसेस दे रखे हैं 0.15। अब एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, पहला काम क्या था, इंश्योरेंस करवाया ड्राइवर ने, उसके बाद क्या हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब ये बताना है कि जो एक्सीडेंट होया था नहीं, वो आपके पास कौन था, स्कूटर ड्राइवर का होया एक्सीडेंट। पहला काम था इंश्योरेंस करवाया ड्राइवर ने, उसके बाद क्या करवाया, क्या हो गया, उसका एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट तो वैसे तो किसी का भी हो सकता है, कार ड्राइवर का भी हो सकता है, ट्रक का भी, स्कूटर ड्राइवर का भी। तो जो एक्सीडेंट होया नहीं, वो आपका स्कूटर ड्राइवर था, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो क्या करोगे, सबसे पहले इंश्योरेंस करवाओगे, इवन इवेंट मान लो, इवन इवेंट है, इंश्योर्ड पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर। इवन का मतलब है जिसने इंश्योरेंस करवाया है वो स्कूटर ड्राइवर था। दूसरा कौन है, इंश्योर्ड पर्सन इज ए कार ड्राइवर। तीसरा कौन है, इंश्योर्ड पर्सन इज ए ट्रक ड्राइवर। 3 ड्राइवर हैं, तीनों ने इंश्योरेंस करवा लिए, इवन स्कूटर ड्राइवर, E2 मान लिया कार ड्राइवर, E3 क्या मान लिया, ट्रक ड्राइवर। तो उनकी प्रोबेबिलिटी यहां पे निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, कितने स्कूटर ड्राइवर ने इंश्योरेंस करवाया है, स्कूटर के फेवरेबल आउटकम हो गए 2000, टोटल आउटकम 2 और 4 6 और 6 12,000। ये तो आ गई स्कूटर ड्राइवर के इंश्योरेंस करवाने की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, कार ड्राइवर के कितने आ जाएगी, 4000 फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम कितने आ गए 12,000, और E3 की कितने आ जाएगी 6000 बाय 12,000। अब जैसे मैंने आपको बताया था, आप कैंसिल कर सको चीजों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, लेकिन सिमेट्री को मेंटेन करना है। अगर आप 3 जीरो ऊपर नीचे से कैंसिल कर दो, 2/12, यहाँ पे भी 4/12, ऐसे कैंसिल आप कर सको जिससे कि डिनोमिनेटर की सिमेट्री खराब नहीं होनी चाहिए, तब आप कैंसिलेशन लॉ यूज कर सको। ऐसे तो बाकी भी यूज कर सको, नहीं तो आपको अगर आप डिनोमिनेटर की सिमेट्री को बिगाड़ोगे तो आपको बाद में सोल्व करने में दिक्कत आएगी, कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, इंश्योरेंस तो करवा लिया। उसके बाद किसी एक व्यक्ति का हो गया एक्सीडेंट, ए इवेंट मान लो, इंश्योर्ड पर्सन meets with an accident, तो इसका एक्सीडेंट हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड, इवन का मतलब है स्कूटर ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट होने के चांसेस दे रखे हैं आपको, ए एक्सीडेंट व्हेन इवन, इवन का मतलब स्कूटर ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने दे रखे हैं आपको 0.01। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज अकर्ड, कार ड्राइवर के कितने हैं 0.03, और ट्रक ड्राइवर के कितने हैं एक्सीडेंट होने के 0.15। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, ये सब दे रखे है, ये भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो यहां से इंश्योरेंस की प्रोबेबिलिटी भी आप निकाल लोगे। अब एक्सीडेंट तो हो गया, अब ये बताना है कि जो एक्सीडेंट होया था नहीं वो स्कूटर ड्राइवर था, ठीक है नहीं, स्कूटर ड्राइवर था वो, तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी यूज करोगे, बेस फॉर्म का यूज करना आपने। एक्सीडेंट तो हो गया, कौन था वो, स्कूटर ड्राइवर, यानी कि इवन। अगर ये बोलते नहीं कि एक्सीडेंट तो हो गया, वो एक्सीडेंट वाला कार ड्राइवर था, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो यहाँ पे E2 आ जाएगा। अगर पूछते ट्रक ड्राइवर था, उसकी निकालो, यहाँ पे क्या आ जाएगा E3। तो बस आई की जगह 1 यूज करो, और क्योंकि अब की बार अगेन आपके पास
फर्स्ट जो इवेंट थी उसके पास 3 पॉसिबिलिटी थी, या तो स्कूटर ड्राइवर या कार ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेस फॉर्म में 3, एन की जगह 3 पुट करोगे, आई की जगह 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड, नीचे जे की वैल्यू 1 से 3 तक, इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E3 हैज अकर्ड। बस सारी चीजें यूज करो। इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/12, सिमेट्री को मेंटेन करना है। ए व्हेन इवन हैज अकर्ड 0 1, 2/12 0.01, उसके बाद 4/12 0.03 प्लस 6/12 0.15। अब देखो सिमेट्री देखो कैसे काम करेगी कैलकुलेशंस के लिए। 12 12 12 12, हर जगह डिनोमिनेटर में 12 है, 12 तो गायब हो जाएगा। एक डेसिमल और देखो, डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं 2, डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं 2, डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं 2, डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं 2। तो अगर हर एक क्रम में डेसिमल के बाद प्लेसेस की संख्या सेम है तो डेसिमल भी गायब हो जाएगा, और अगर हर एक प्लेस में डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर भी गायब हो जाएगा। ये सिमेट्री का कमाल है, इसलिए बोला जाता है पूरे एक्सरसाइज में आपने सिमेट्री को अगर आप मेंटेन करके चलोगे तो चीजें आसान रहेंगी। और एक्सरसाइज छोड़ो, मैथ में जहां भी हो सके सिमेट्री को बनाकर अगर क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। मैथमेटिक्स आपको सिखावे कि सिमेट्री को आप कितना अच्छी प्रकार से यूज करके ना चीजों को लाइफ में सिंपल बना सको। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सको सिमेट्री बनाओ, कैलकुलेशन बिल्कुल आसान, सब कुछ गायब कर दो, डेसिमल भी हटा दो, डिनोमिनेटर भी हटा दो सिमेट्री के कारण, तो क्या बचेगा डेसिमल गायब करो, कितना बचेगा 2, हटा दो डेसिमल वगैरह 2, ये कितना आ जाएगा +12 प्लस ये कितना आ जाएगा 90, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन आपने खुद कर लोगे। तो ये था आपके पास काफी अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप सुबह से यही देख रहे हो आप। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों ही बिल्कुल सेम एक ही जैसे क्वेश्चन है। 8th में क्या है आपके पास 2 मशीन है, 11th में क्या है 3। क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा। मशीन है आपके पास, वो कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें कुछ डिफेक्टिव आइटम आ गए, और इस तरीके से आपने चीजों को डिस्कस करना है। तो 8th क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है 8th और 11th। वहां पे 2 मशीन है, 11th में कितनी है 3, तो मैं 3 वाला मैं करवा दूं, आपने 8th 2 वाला आपने खुद ट्राई करना है। तो 11th क्वेश्चन देखो, पहले क्या दे रखा है 11th क्वेश्चन में, देखो स्टेटमेंट सबसे पहले 3 मशीन है ए बी सी, वो क्या कर रही है आपके पास, जो फर्स्ट ऑपरेटर है प्रोड्यूस्ड 1% डिफेक्टिव आइटम। जो मशीन ए है वो कितने आइटम डिफेक्टिव हैं 1%, मशीन बी और सी कितने हैं 5 और 7% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, ए मशीन कितने टाइम तक काम करे 50%, बी 30% और सी 20%। जो मशीन ए है वो कितने टाइम तक काम करेगी 50%, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे दी 50%। बी कितने टाइम तक काम करेगी, चीजों को प्रोड्यूस करेगी 30%, और सी 20%। 3 मशीन है ए बी सी, वो कुछ आइटम प्रोड्यूस कर रही हैं, उनकी आपकी अवेलेबिलिटी दे रखी है ए 50%, बी 30%, सी 20%। अब अगर वो कुछ चीजें प्रोड्यूस करेंगी तो उसमें से कुछ ना कुछ डिफेक्टिव आइटम भी निकल जाए, तो डिफेक्टिव आइटम की भी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है। तो लास्ट में जाकर ना आपने एक आइटम सिलेक्ट किया, अब वो आइटम आ गया डिफेक्टिव, तो अब आपने ये बताना है कि वो जो आइटम डिफेक्टिव आया है वो किसने प्रोड्यूस किया था, मशीन ए ने, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो रिवर्स क्वेश्चन है, पहले प्रोडक्शन हुई, फिर चेक किया डिफेक्टिव आइटम आ गया, अब ये बताना है कि वो किसने प्रोड्यूस किया, मशीन ए ने प्रोड्यूस किया या मशीन बी ने प्रोड्यूस किया या मशीन सी ने। तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम को आप यूज करोगे। तो इवन इवेंट मान लो, इवन इवेंट मान लिया आपने, आइटम इज प्रोड्यूस्ड
बाय मशीन ए या ऑपरेटर ए। E2 आइटम मशीन बी ने प्रोड्यूस किया है और E3 आइटम किसने प्रोड्यूस किया है, सी मशीन में। तीन मशीन ऑपरेटर हैं आपके पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, कितने आइटम प्रोड्यूस करेगी मशीन ए, 50% दे रखे हैं। मशीन ए कितना काम करे, 50%, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो, 50/100। मशीन बी E2 कितना है, 30%, यानी कि 30/100। और मशीन सी 20%, यानी कि 20/100। अब चाहो तो सिमेट्रिकली आप चीजों को कैंसिल कर सको, 5/10, 3/10, 2/10। ठीक है, ये आपके पास हो गया E1, E2, E3 की प्रोबेबिलिटी। चीजों को आइटम प्रोड्यूस तो कर दिया। अब कुछ चीजें डिफेक्टिव आ गई उसमें। ए इवेंट मान लो, आप ए मान लो आइटम इज डिफेक्टिव। अब यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, इस ए की और इस ए के साथ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है नहीं तो इस ए की जगह आप डी भी यूज कर सको। डिफेक्टिव में डी में डिफेक्टिव जैसी फीलिंग आओगी आपको, आप डी भी यूज कर सको। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही है तो आप डी यूज कर लो। डी का मतलब क्या है, आइटम इज डिफेक्टिव। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन इवन हैज अकर्ड। इवन का मतलब मशीन ए में डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दे रखी है। मशीन ए में डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1%। 1%, यानी कि 1/100। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन E2 हैज अकर्ड, क्योंकि आपने पता लग गया बेस थ्योरम का है, बेस थ्योरम का है तो रिलेटेड टर्म्स आपने निकालनी पड़ेंगी, ये सारी की सारी। ए व्हेन इवन हैज अकर्ड, ए की जगह क्या आ गया, डी व्हेन इवन हैज अकर्ड, डी व्हेन E2 हैज अकर्ड, डी व्हेन E3 हैज अकर्ड। ये सारी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी पड़ेंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन E2 हैज अकर्ड, E2 मतलब ऑपरेटर बी, ऑपरेटर बी में कितने परसेंट दे रखे हैं, 5%, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दियो। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन E3 हैज अकर्ड, ये कितना है, 7%, 7/100। सारी चीजें आ गई। अब आइटम डिफेक्टिव तो आ गया, डिफेक्टिव आइटम आ गया। ये बताना है कि वो किसने प्रोड्यूस किया था, मशीन ए ने। मशीन ए मतलब E1। बार बार बोल रहे हूं आपको, अगर मशीन बी पूछ ले तो यहाँ पे E2 आ जाएगा, मशीन सी पूछ ले तो यहाँ पे E3 आ जाएगा, आई की जगह 1 2 3। तो बेस थ्योरम में आई की जगह 1 पुट कर दियो, क्या आ जाएगा, E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन इवन हैज अकर्ड बाय, जे की वैल्यू कहां से जाओगी, 1 से 3 तक, तो एक बार 1 पुट करियो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ D when E2 has occurred, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ D when E3 has occurred। तो बस ये सारी चीज आप यूज कर रहे हो, सारी चीजें हैं आपके पास। E1 की कितनी है प्रोबेबिलिटी, 5/10, D when even has occurred 1/100, 5/10, 1/100। E2 है आपके पास 3/10, D when E2 has occurred 5/100, E3 2/10, और D when E3 has occurred 7/, सिमेट्री का यूज करो, 10 100 10 100 10 100 हर जगह से कैंसिल, क्या बच गया आपके पास, 5/5 + 15 + 14। कर लो कैलकुलेशन, बिल्कुल आसान आंसर है, कर लोगे। तो ये था 11th क्वेश्चन। यहाँ पे 3 मशीन ऑपरेटर हैं ABC, 8th में 2 मशीन ऑपरेटर हैं। तो आपने क्या करना है, 8th क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 3 वाला हो गया तो 2 वाला तो बिल्कुल सेम आप ट्राई कर लेंगे। ठीक है, 8th क्वेश्चन खुद ट्राई करना है। उसके बाद देखो 9th क्वेश्चन, देखो आप 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है आपके पास, 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन के लिए वो कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो फर्स्ट ग्रुप के जीतने के चांसेस आपको दे रखे 0.6 और सेकंड ग्रुप के जीतने के चांसेस कितने हैं, 0.4।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए चुनाव होने लग रहा है, तो वो ऐसे जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे जब नॉर्मल चुनाव है तो वहां पे चुनावी वादे किए जावे कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम ये करेंगे वो करेंगे। हालांकि बाद में पता लगे कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने सिर्फ चुनाव जीतना है। तो सेम ऐसा ही काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए है कि दो आपके पास कंपनीज हैं या दो ग्रुप हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए कंपटीशन में हैं, तो उनको चुनाव जीतने के लिए वो अलग अलग वायदे करने लग रहे हैं कि अगर हम कंपनी में आ गए तो हम ऐसे ऐसे चेंज करेंगे, हम ऐसे ऐसे चेंज करेंगे। तो उसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है। तो E1 और E2 इवेंट मान लो, E1 इवेंट मान लो कि जो फर्स्ट ग्रुप है वो जीतेगा, E2 इवेंट मान लो सेकंड ग्रुप है वो जीतेगा। तो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, फर्स्ट ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6, सेकंड ग्रुप के जीतने की कितनी है 0.4। चाहो तो आप डेसिमल को उठाकर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सको या ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तो हो गए उनके जीतने के चांस। अब जैसे ही कोई भी ग्रुप अगर जीत गया, जीतने के बाद वो बदलाव करेगा कुछ ना कुछ। जैसे आपने देखा भी है चुनावों के अंदर जो सरकारें हैं वो भी अपने अपने तरीके से चीजों को एडजस्ट करें, तो इसके अंदर भी कंपनी में भी ऐसा ही है। जैसे कोई नया बॉस आएगा तो अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करेगा। तो जीतने के बाद क्या होगा, उसमें कुछ बदलाव बदलाव होंगे आपके पास, रेडिकल चेंज होंगे आपके पास, या न्यू प्रोडक्ट नई नई पॉलिसी आएंगी आपके पास। तो ए इवेंट मान लो न्यू प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, नया प्रोडक्ट आया है आपके पास, न्यू प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड, ए व्हेन इवन हैज अकर्ड, इवन का मतलब अगर फर्स्ट ग्रुप जीतेगा तो नया प्रोडक्ट आने के चांसेस कितने हैं, सारे कुछ दे रखे हैं। फर्स्ट ग्रुप के जीतने के चांस 0.6 दे रखे हैं आपको स्टेटमेंट में, सेकंड ग्रुप के जीतने के चांसेस 0.4 ये भी आपको स्टेटमेंट में दे रखा है। रेडिकल चेंज या नया प्रोडक्ट आने के चांसेस, अगर ग्रुप ए जीतेगा तो कितना है उसके चांसेस, ग्रुप ए के लिए या फर्स्ट ग्रुप के लिए है 0.7। सब कुछ दे रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज अकर्ड, अगर ग्रुप सेकंड ग्रुप जीतेगा तो नए प्रोडक्ट के चांसेस कितने हैं 0.3। ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, बस आपने चीजों को एडजस्ट करके ना बेस फॉर्म का यूज करना है। अब नया प्रोडक्ट तो मार्केट में आ गया, नया प्रोडक्ट तो मार्केट में आ गया, ये बताना है कि वो सेकंड ग्रुप से आया है। कहां से आया है, सेकंड ग्रुप से। नया प्रोडक्ट फर्स्ट से भी आ सकता है, फर्स्ट के चांसेस कितने हैं 0.7, सेकंड के कितने हैं 0.3। अब नया प्रोडक्ट तो आ गया, तो उसके फर्स्ट सेकंड ग्रुप से आने के चांसेस बताओ। रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, यानी कि नया प्रोडक्ट तो आ गया, वो कहां से आया है, सेकंड ग्रुप यानी कि E2। चलो एक क्वेश्चन E2 का भी आ गया, नहीं तो अब तक आप आई की जगह 1 ही पुट कर रहे थे हर एक क्वेश्चन में। तो आपको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि हर बार फर्स्ट ग्रुप के बारे में या फर्स्ट इवेंट के बारे में ही पूछेगा, सेकंड थर्ड किसी के बारे में पूछ कर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन ए हैज अकर्ड, तो आप क्या करोगे, बेस फॉर्म में आई की जगह कितना पुट करोगे 2, आई की जगह 2 पुट कर दो, कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज अकर्ड बाय, दो इवेंट है फर्स्ट पार्ट में, तो जे की वैल्यू कितनी आओगी 1 से n, n का मतलब है 2, तो क्या जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ एक बार 1 पुट करोगे, ए व्हेन E1 हैज अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज अकर्ड। तो वैल्यूज यूज करो। E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी देर की आपको 0.4, ए व्हेन E2 हैज अकर्ड 0.3, ये 0.6, 0.7 प्लस 0.4, 0.3। अब वही सिमेट्री का यूज करो, डेसिमल के बाद एक प्लेस एक प्लेस एक प्लेस, हर जगह डेसिमल के बाद प्लेसेस की संख्या क्या है, सेम। तो डेसिमल के जगह गायब, कितना बचेगा 12/42 प्लस 12/54 कैंसिल आप कर लियो। तो कैलकुलेशन है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन अगर वैसे ही आप सिमेट्री बिगाड़ दोगे और कैलकुलेशन में फंस जाओगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपने काफी पढ़े। उसके बाद देखो 10th क्वेश्चन, बेस फॉर्म के ही है सारे। क्या देर के आपके पास, एक लड़की है, उसने एक डाई फेंकी, जैसे ही डाई फेंकोगे उसके ऊपर क्या होगा 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई भी एक नंबर आ जाएगा। डाई को आपने फेंका, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर डाई के ऊपर आ गया 5 या 6,
डाई के ऊपर 5 आ जाओ या 6 आ जाओ, तो क्या करेगी वो, क्वाइन को 3 बार टॉस करेगी लड़की। लेकिन अगर डाई के ऊपर 1 2 3 या 4 आ गया तो क्वाइन को एक ही बार टॉस करेगी, और टॉस करने के बाद वो नोट करेगी कि नंबर ऑफ हेड है या टेल है। इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड आना चाहिए, तो बताओ कि जो उसने पहले शुरुआत में जो डाई फेंकी थी नहीं, उसके ऊपर 1 2 3 4 आया था। ये है क्वेश्चन। एक बार डाटा लिखो, उसके बाद दोबारा मैं स्टेटमेंट को बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझाऊंगा। तो 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहला काम क्या है, पहले उसने डाई फेंकी, लड़की ने क्या कर दिया, एक डाई फेंक दी, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। अब ये बोल रहा है कि अगर 5 या 6 आ गया, क्या बोल रहे हो कि अगर डाई के ऊपर 5 या 6 आ गया तो क्वाइन को कितनी बार टॉस करेगी, वो 3 बार। मान लो इवन इवेंट है, डाइज सोज 5 और 6, और E2 इवेंट मान लो डाई सोज 1 2 3 या फिर 4। इवन इवेंट मान लिया आपने कि डाई के ऊपर क्या आया है, 5 या 6। E2 इवेंट मान लिया 1 2 3 या 4। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालो, डाई फेंकी है, इवन के फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 5 और 6, यानी कि 2 आउटकम है फेवरेबल, और डाई के टोटल आउटकम कितने आ गए, 6। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 4, टोटल आउटकम कितने हैं, 6। कैंसिल करना चाहो तो 2 से कैंसिल कर सको, नहीं करना तो रहने दो। ये तो था पहला काम, डाई फेंकी, या तो 1 2 3 4 आओगा या फिर 5 या 6 आओगा। इवन इवेंट मान ली 5 या 6 की, E2 1 2 3 या 4 की, क्योंकि इसने ऐसे ही बोल रखा है कि ऐसे ही ब्रेक करो क्वेश्चन को, 5 6 का अलग पार्ट बना दो, 1 2 3 4 का अलग। अब अगर 5 या 6 आ गया, इस केस में यहां पे क्या करे वो, यहां पे क्वाइन को 3 बार टॉस करे। कितनी बार टॉस किया, क्वाइन को 3 बार। अब ये आपने लोअर क्लासेस में प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है, क्वाइन को 1 बार टॉस करोगे तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 2। 2 बार टॉस करोगे 4, 3 बार टॉस करोगे 8। आउटकम्स की हमेशा क्या होगी, प्रोडक्ट। 1 बार टॉस करोगे क्वाइन को 2 आउटकम, 2 बार टॉस करोगे 4, 3 बार टॉस करोगे 8, 4 बार टॉस करोगे 16। ऐसे आउटकम्स की हमेशा क्या है, प्रोडक्ट। तो इस केस में आप क्वाइन को कितनी बार टॉस कर रहे हो, 3 बार टॉस कर रहे हो। 3 बार टॉस कर रहे हो तो आउटकम्स क्या क्या आएंगे, एक बार लिख लो, या तो 3 के 3 हेड आओगे, या 2 हेड 1 टेल, इस टेल को रोटेट कर दो, या फिर 1 हेड 2 टेल, इस हेड को रोटेट कर दो, या फिर 3 के 3 टेल। ये होंगे 8 आउटकम, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वाइन को 3 बार टॉस किया है, टोटल आउटकम ये होंगे। अगर डाई के ऊपर 1 2 3 या 4 आ गया तो उस केस में आपने क्वाइन को एक ही बार टॉस करना है। एक बार टॉस करोगे तो यहां पे आउटकम्स क्या होंगे, या तो हेड या फिर टेल। आउटकम्स लिख लो साथ में। अब क्वाइन तो टॉस कर दिया, एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये मान लो इवेंट क्या है, एग्जैक्टली 1 हेड। अब एग्जैक्टली 1 हेड यहां पे भी है, यहां पे भी देखो, इसमें एग्जैक्टली 1 हेड है, यहां पे भी 1 हेड, यहां पे भी 1 हेड। अब एग्जैक्टली 1 हेड तो आया है। ये बताओ कि लड़की ने जो शुरुआत में पहले जो डाई फेंकी थी, उस पे 1 2 3 4 आया था। रिवर्स प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली 1 हेड, पहला काम था डाई फेंका, उसके बाद क्वाइन फेंका, क्वाइन पे एग्जैक्टली 1 हेड आ गया। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ ली, शुरुआत में जो डाई फेंकी थी कि उसके ऊपर 1 2 3 4 आना चाहिए। वापस चलना पड़ेगा, रिवर्स प्रोबेबिलिटी बेस फॉर्म का यूज करोगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड, इवन का मतलब है कि डाई के ऊपर अगर 5 या 6 आएगा तो यहां पे एग्जैक्टली 1 हेड, यहां का मतलब है यहां पे एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली 1 हेड फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो यहां पे एग्जैक्टली 1 हेड, देखो फेवरेबल आउटकम ये हो गया 1 2 3, तीनों केसेस में क्या है, एग्जैक्टली 1 हेड। तो फेवरेबल आउटकम 3, टोटल आउटकम 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज अकर्ड, E2 का मतलब है यहां पे आ जाओ, यहां पे एग्जैक्टली 1 हेड, फेवरेबल आउटकम एग्जैक्टली 1 हेड का 1,
टोटल आउटकम कितने हो गए? 2, 1/2। ठीक है, अब एग्जैक्टली 1 हेड तो आया है, एग्जैक्टली 1 हेड तो आया है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। ये बताओ कि लड़की ने जब डाई फेंकी थी उसके ऊपर 1, 2, 3 या 4 इनमें से एक नंबर आया था। 1, 2, 3 या 4, इसका मतलब E2। तो बेस थ्योरम के अंदर क्या करोगे? आई की जगह क्या पुट कर दोगे आप? 2। बेस थ्योरम में आई की जगह 2 पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E2 has occurred by, वही है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E1 has occurred प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E2 has occurred। सारी चीजें हैं आपके पास, यूज करो। E2 की प्रोबेबिलिटी 4/6, A when E2 has occurred 1/2, E1 2/6, A when E1 has occurred 3/8, 4/6, 1/2। कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, कर लोगे? तो ये था आपके पास 10th क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास 3-4 क्वेश्चन और बच गए आपके पास इसके, वो आप डिस्कस करोगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।